अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज भी हर सर्द रात को जब तेज हवाएं चलती हैं मुझे नींद नहीं आती। वो रात भी बड़ी सर्द और वहशतनाक थी। वादी की यखबस्ता हवाएं घर के बंद दरवाजों से सर फोड़ रही थी। कमरे में आतिशदान सुलग रहा था और नरम गरम बिस्तर पर मेरे भाई सुहेल के दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ लेटे हुए सो रहे थे। रात के 2 बज चुके थे लेकिन भाई जाग रहे थे। मुझे बराबर वाले कमरे से उनके टहलने की आवाज सुनाई दे रही थी। इत्तफाक है मुझे नींद नहीं आ रही थी और भाई के कदमों की आहट मेरे दिल में घबराहट पैदा कर रही थी। ये आज रात की बात ना थी। अरसा दराज से भाई का यही मामूल था। जब सारी मखलूक सोई होती वो जाग रहे होते और अपने कमरे में टहल टहल कर माजी की यादों से कश्तो खून में मसरूफ रहते। मैं जानती थी कि ऐसा किस वजह से है और किसकी यादें उनको शब भर सोने नहीं देती। वही जो मरकर भी उनकी यादों में जिंदा थी। महकते गुलाबों की मानिंद तरोताज़ा थी। इस सितमगर की रूह ने हम दोनों बहन भाई के अंदर बसेरा कर लिया था और वादी की तेज हवाओं के साथ वो हमको जगाने आ जाती थी। उन दिनों हमने बीए का इम्तिहान दिया था। कोई मसरूफियत ना होने के सबब हम बहन भाई बोर हो रहे थे। तभी वालिदा ने कहा कि मामू के पास चले जाओ। हमारे मामू सवात में कई बागों के मालिक थे। उनके पास कई ट्रक भी थे जिस पर वो अपना माल लोड कर शहर ले जाया करते थे। बस से उतरकर हम गांव के टेढ़े मेढ़े मगर सरसब्जो शादाब रास्तों पर तेजी से दौड़ते रहते थे। मुद्दत बाद हम दोबारा उन खूबसूरत रास्तों को देख रहे थे। सेब, खुबानी और आलूचे के दरख्त महक रहे थे। चारों तरफ रंग बरंगे फूल खिले हुए थे। फितरत अपने पूरे उरूज पर थी और मैं सोच रही थी कि गांव कितना खूबसूरत है। हमारे शहर में क्या रखा है? गाड़ियों का शोर गुल, कारखानों का जहरीला धुआं, जहां जिंदगी मशीन जैसी थी। और इस जन्नत जैसी वादी में ना ट्रैफिक का शोर, ना धुआं और ना मशीनों की गड़गड़ाहट। जब हम बागों से घिरे हुए मामू के खूबसूरत घर के सामने पहुंचे उस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। मैं तो दौड़ती हुई नानी अम्मा के पास चली गई जो बरामदे में बैठी थी, जबकि भाई सुहेल मामानी को सलाम करने किचन पहुंचे। मामानी ने बचपन में सुहेल भाई को गोद लिया था और 3 साल बाद जब वो एक बेटी की मां बन गई तो वालिदा सुहेल को वापस ले आई थी। ताहम सुहेल अब भी मामानी को अपनी मां के जैसा चाहता था। किचन से खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबुएं आ रही थीं और जो खाना बना रही थी भाई सुहेल के ख्याल में वो भला मामानी जान के सिवा और कौन हो सकता था। उनकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। सुर्ख शाल ओढ़े हांडी में चम्मच चला रही थी। सुहेल उसे मामानी ही समझा था, हालांकि वो उनकी साहबजादी राबिया थी जो कदो कामत में अपनी मां जैसी हो चुकी थी। लेकिन हम तो बहुत सालों बाद यहां आए थे। इस दौरान राबिया बड़ी हो चुकी थी। ये ख्याल ही न रहा था तभी भाई ने ममानी अम्मी कहकर पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। घबरा कर राबिया मुड़ी तो भाई को पसीना आ गया, जैसे बिजली का करंट लग गया हो। वो बौखला कर पीछे हट गए। सुर्ख शाल फिसल कर राबिया के कंधों से गिर गई। धानी लिबास में उसका बदन थर थर कांप रहा था। भाई की इस अचानक हरकत से वो डर गई थी। जरा सा संभली तो होश आया। सामने एक नौजवान को खड़ा पाया। उसकी आंखों में गुस्सा था। भाई भी बौखलाकर किचन से बाहर निकल आए। तभी सामने से उनको ममानी आती दिखाई दी। सुहेल उनको कैसे बताते क्या हादसा हुआ है कि अब अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं है। राबिया के होश संभालने के बाद उसकी हमसे ये पहली मुलाकात थी। उसकी निगाहों में हर वक्त गुस्सा रहता था क्योंकि सुहेल से गलती ही ऐसी सरजद हुई थी। यही वजह थी कि राबिया ने उसके बाद खुद को सुहेल भाई से दूर ही रखा। शायद वो भैया को कोई बुरा इंसान समझ चुकी थी। वो तो अब उनके सामने आने से भी डरने लगी थी। इंसान जब ज्यादा किसी से दूर रहने की कोशिश करता है तो ये दूरी उसकी कशिश को और बढ़ा देती है। भाई के साथ भी यही हुआ। जिस कदर राबिया उनसे दूर रहती उतनी ही वो उनको अच्छी लगती। वो उसको अक्सर दूर ही से देखते रहते कि अपनी माँ से हंस हंस कर बातें करती है। तब उसकी मुस्कुराहट उसके हुस्न में 4 चांद लगा देती थी और उसके याकूती होंठों पर दांत मोतियों की मानिंद जगमगा उठते थे। मेरे मामू की ये इकलौती साहबजादी इतनी प्यारी थी कि उसकी हंसी हमारे दिलों में उजाला कर जाती थी। लेकिन जितने दिन हम सवात में रहे सुहेल भाई अपनी उस कज़न से बात करने को तरसते रहे। उसका गुस्सा किसी सूरत कम ना होता था। घर में हंसी खुशी का माहौल ना बन सका। सुहेल के होते तनाव की सूरत रहने लगी। तभी वो सुबह सवेरे उठकर मामू जान के साथ ट्रकों के अड्डे पर चला जाता।
दोपहर को अगरचे सब एक ही दस्तरखान पर खाना खाते, लेकिन राबिया उस वक्त भी प्लेट में खाना डालकर अपने कमरे में चली जाती थी। एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि राबिया के कमरे में बेहतरीन शेरी अदब मौजूद है। हमारा ख्याल था कि वो गांव की अनपढ़ लड़की है, उसको भला इल्मो अदब से क्या सरोकार। लेकिन हमारा ख्याल गलत था। ममानी दिन भर घरेलू बखेड़ों में मसरूफ रहती थीं। मामू दिन रात कारोबार में मगन होते। मैं नानी अम्मा के पास घुसी रहती, नहीं तो राबिया से बातें करती। यूं सुहेल भाई यहां आकर तन्हाई का शिकार हो गए। वो सारा दिन वादी में आवारा घूमते और पछताते कि अंधाधुंध राबिया को ममानी समझकर गले मिल गए, और अब ये लड़की उनको सफाई का मौका भी ना दे रही थी, मगर नाराज रहकर मुसलसल सजा दिए जा रही थी। मगर फिर खुदा ने उन्हें सफाई का मौका फराहम कर ही दिया। एक रोज जब आसमान पर बादल छाए हुए थे, सुहेल भाई बाग में गए। वहां राबिया कुर्सी डाले बैठी थी, हाथ में किताब थी। दफतन बूंदाबांदी शुरू हो गई। यकदम बादल जोर से गरजा, वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। तभी भाई ने कहा, डरे मत, बिजली यहां नहीं गिरने वाली। बिजली का क्या भरोसा, राबिया ने जवाब दिया। तो मेरे भाई को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका मिल गया। माफी चाहता हूं। उस रोज मैं आपको पुश्त से ममानी समझा, और आप तो जानती हैं कि मैं उनको मां का दर्जा देता हूं, इसलिए उस रोज गलती में आपको थाम लिया। वो बोली, छोड़िए, आइंदा चेहरा देख लेने के बाद किसी को थामिएगा। आपने मुझे माफ कर दिया। बारिश शुरू हो गई है, अंदर चले। उसने माफी की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन भाई के साथ कदम ब कदम चलती हुई घर के अंदर आ गई तो महसूस हो गया कि माफी को कबूल कर लिया है। थोड़ी देर बाद वो चाय का कप लेकर आ गई। भाई ने कप ले लिया। उस रोज उनके दरमियान अजनबियत की दीवार गिर गई। अब सुहेल जब मामू के साथ दोपहर को घर लौटता, उसकी आंखों में उनके लिए इंतजार के चराग रोशन होते। भाई तो इतने खुश थे कि आलम बेदारी में ही न जाने कितने ख्वाब देख डाले। हम 2 माह से जायद मामू के घर ठहरे थे, तब भी अम्मी का खत आ गया कि अब आ जाओ, हम तुम्हारे लिए उदास हैं। जब हम वापस चलने को हुए, मैंने राबिया की तरफ देखा। वो बेहद उदासी से सुहेल भाई की तरफ देख रही थी। मैं और भाई काफी दिन उदास रहे और सवात में गुजारे हुए दिनों की बातें याद करते थे। 3 माह गुजरे थे कि मामू के गांव से किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आ गया। भाई कार्ड पाकर निहाल थे कि फिर से गांव जाने का बहाना हाथ आ गया था। हमारे घर से भाई ही जा सकते थे, सो वही शादी में शिरकत के लिए गए। ये दूसरे मामू के बेटे की शादी थी। गांव में शादियां सादगी से होती हैं, लेकिन उस घर में ये पहली खुशी थी। शादी धूमधाम से हो रही थी। सुहेल भाई इस बार छोटे मामू के मेहमान थे, उन्हीं के घर ठहरे थे। मेहंदी वाली रात आ गई। छोटे मामू के घर से लड़कियां चलीं तो दुल्हा के छोटे भाई ने सुहेल भैया से कहा कि तुम भी चलो। गांव के रिवाज के मुताबिक लड़कियां अकेली घर से नहीं निकलती थीं, लिहाजा ये दोनों उनके साथ, मगर उनसे थोड़ा सा आगे चलते जा रहे थे। 2-4 घरों के बाद लड़कियां राबिया के घर गईं, उसको भी साथ लेना था। रात अगरचे चांदनी थी, लेकिन बादलों की वजह से कुछ अंधेरी थी। राबिया को साथ लेकर लड़कियां बाहर आईं। राबिया ठहर कर अपनी चादर दुरुस्त करने लगी। जब उसने चादर को अच्छी तरह ओढ़ लिया तो सुहेल ने उसके चेहरे पर नजर डाली। वो उनकी तरफ देख रही थी। तब सुहेल को लगा जैसे वो उन्हीं की वजह से बहाने से ठहर गई थी। वो चंद मिनट ठहर कर भाई को देखती रही। लड़कियां आगे निकल गईं तो अदील की आवाज आई, यार सुहेल, चलो भी, अब क्या कर रहे हो? शायद उनकी चप्पल टूट गई है। सुहेल भाई ने घबराकर बहाना किया था। राबिया को भी एहसास हुआ कि वो लाशऊरी तौर पर एक दूसरे की खातिर चंद लम्हों के लिए रुक गए थे। तभी वो दौड़ती हुई जल्दी से लड़कियों के झुरमुट में दाखिल हो गई। लड़कियां दुल्हन को घेरे हुए थीं और मेहंदी लगाई जा रही थी। बेइख्तियार सुहेल ने अपना हाथ राबिया के सामने कर दिया। मेहंदी का थाल उस सामने रखा था। उसने उंगली से उनकी हथेली पर मेहंदी लगा दी। वो रात सुहेल की जिंदगी की एक यादगार रात थी। जब ये दोनों रिश्तेदार लड़कियों को हुजरे में पहुंचाकर आए तो राबिया का चेहरा भैया की आंखों में था, क्योंकि उसने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और सब लड़कियों से अच्छी लग रही थी। शादी की तकरीब खत्म हुई तो उसका बड़े मामू के घर जाना हुआ, जहां राबिया से आलूचे के बाग में मुलाकात हो गई। सुहेल ने उसे बता दिया कि वो कल वापस जा रहा है। राबिया ने उसे बताया कि अम्मी जान कहती हैं जो घर दामाद बनेगा मैं उसी से बेटी की शादी करूंगी, और उसका पुलिस इंस्पेक्टर होना भी शर्त है। सुहेल,
तुम ये शर्त अपने वालिदैन से मनवा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस शर्त की भीड़ चढ़ जाएं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूं राबिया, हर कीमत पर यह मुलाजमत हासिल करूंगा। शहर आकर भैया ने अब्बू से कहा कि पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, रिश्वत भरें या सिफारिश, जिस तरह भी हो उसको पुलिस इंस्पेक्टर बनवा दें। वालिद ने काफ़ी कोशिश की, दूसरे महकमे में तो अच्छी मुलाजमत मिल सकती थी, लेकिन पुलिस के महकमे में नहीं मिल सकी। अम्मी जान राबिया को बहू बनाने पर खुश थीं, वाले साहब भी राजी थे। वो मामू के घर रिश्ते का इंदिया लेकर 2-3 बार गए भी, लेकिन ममानी की अजीब शराइत के सबब बात न बनी। पुलिस की मुलाजमत दिलवाना अब्बू के बस की बात न थी। वालिदा और नानी ने मिन्नत समाजत करके ममानी से ये शर्त हटवाई, मगर घर दामाद वाली शर्त पर वो बदस्तूर अड़ी रहीं। कहा कि मेरी एक ही बेटी है, इसको खुद से जुदा करके नहीं भेज सकती। दरअसल वो इसी बहाने हमको टालना चाहती थी। उधर वालिद साहब को ये शर्त मंजूर ना थी और घर दामाद बनने पर तो भाई भी तैयार ना थे। वो क्योंकर बुढ़ापे में अपने वालिदैन को छोड़ देते और मामू के घर जाते। मामू ममानी खामोश थे, तो हमने यही समझा कि वो कुछ और मिन्नत समाजत करवाकर यह रिश्ता हमको ही देंगे। भाई वहां जाते, ममानी इसी तरह प्यार से मिलती, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने बेटी का रिश्ता एक दौलतमंद सरदार के हाथ तय कर लिया था, जिसकी हवा भी हमको ना लगने दी। मगर तैयारियां हो रही थीं। अब जब भी सुहेल ममानी के घर जाते, वो खुद तो वालेहाना अंदाज से मिलती, लेकिन राबिया परेशान नजर आती। वो खिंची खिंची रहती, पहले की तरह ना मिलती। उन्हीं दिनों सुहेल ने बुआ हुस्ना को रेशमी कपड़ों पर गोटा के नारी टांगते देखा। ममानी भी फुर्सत के वक्त कुछ ऐसे ही काम करती नजर आती। सुहेल को खुशगुमानी कि उसकी और राबिया की शादी की तैयारियां हो रही हैं, ताहम वो हैरान था कि राबिया की गुलाबी रंगत क्यों मान पड़ती जा रही है। उसकी स्याह आंखों के गिर्द धुआं सा मुंडलाता रहता था। एक रोज भाई को इससे बात करने का मौका मिल गया। उसने खींचे खींचे रहने का सबब पूछा। वो चुप रही। सवाल किया कि तुमको क्या परेशानी है, उदास रहने लगी हो? राबिया ने कोई जवाब ना दिया। सुहेल ने बिलाखिर ममानी से ही पूछ लिया कि राबिया क्यों खफा है और आप क्यों कपड़ों पर गोटा की नारी लगाती रहती हैं, जबकि वो मेरे साथ शादी पर खुश नहीं है। तुम्हारे साथ शादी? उन्होंने चौंक कर कहा। तुमसे किसने कह दिया? उसकी शादी तुम्हारे साथ तो नहीं हो रही बेटे, उसकी शादी हम दूसरी जगह कर रहे हैं, क्योंकि तुमको तो मैंने बचपन में गोद लिया था, इस लिहाज से राबिया तुम्हारी बहन है। यह सुनकर सुहेल को चक्कर आ गया था और उसका टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो उसी वक्त घर चला आया। उसके बाद उस पर क्या गुजरी ये एक अलग वाकया है, लेकिन जो राबिया पर बीती वो भी किसी क़यामत से कम नहीं है। राबिया ब्याह कर सरदार साहब के घर चली गई, उनकी बहू बनकर, लेकिन एक ऐसे किले में कैद कर दी गई जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वो सख्त पाबंदियों में जकड़ी गई थी, उसको मैके आने की भी इजाजत नहीं थी। इस सूरत हाल से घबराकर वो बीमार पड़ गई। सरदार साहब का घराना सख्त रिवायात का पाबंद था। यहां ना कोई किसी को पैगाम भेज सकता था और न खत लिख सकता था, ना ही कोई रिश्तेदार घर की औरतों से मिलने के लिए जा सकता था। शादी को साल गुजर गया, उन्होंने राबिया को मैके ना भेजा। अब तो ममानी का जी भी घबरा गया कि ये कैसे घराने में बेटी दी है कि जिसको खत तक लिखने की इजाजत नहीं है। मामू जाते, बाहर से ही मर्दों से मिलकर और खैर खैरियत दरियाफ्त करके आ जाते। बेटी से मुलाकात होती भी तो लम्हा भर की, दूर से सलाम करती और किले के अंदर कहीं गुम हो जाती। वो अपना हाल अहवाल तक वालिद को गोश गुजार न कर सकती थी। एक दिन का जिक्र है कि सरदार साहब अपने बेटे के साथ जमीनों के मामलात देखने गए हुए थे कि वहां तहसीलदार साहब तशरीफ लाए। उन्होंने सरदार साहब का पूछा। मुलाजिम ने बताया कि वो जमीनों पर गए हैं। मुलाजिम ने राबिया को बताया कि तहसीलदार साहब फलां गांव से आए हैं। वो सरदार साहब का पूछ रहे थे। राबिया ने गांव का नाम सुना तो उठ बैठी। ये तो उसके बाबा के गांव का आदमी था। वो बेकरार होकर हुजरे से निकली और मर्दाना हवेली में आ गई। उस वक्त तहसीलदार अपने घोड़े पर सवार हवेली की दीवार के पास से गुजर रहा था। घोड़े की पुश्त पर सवार होने की वजह से उसकी पगड़ी का शिमला हवेली की दीवार के ऊपर से नजर आ रहा था। राबिया हुजरे की छत पर चढ़ गई और वहां से कमरे की खिड़की से आवाज दी, भाई जरा ठहरिए। उस शख्स ने अपना घोड़ा ठहराया और पूछा, क्या बात है बीबी? वो नहीं जानता था कि उसको पुकार कर रोकने वाली उस घर की मुलाजमा नहीं बल्कि बहू है।
आप फलां गांव के हो? जी हाँ। अच्छा, तो मेरा ये पैगाम नसीम खान को पहुंचा देना। उनको कहना कि तुम्हारी बेटी कहती है कि मैंने क्या कसूर किया था जो आपने मुझको इस किले की ऊंची दीवारों में कैद करवा दिया है। मुझे ये सोना रुपया नहीं चाहिए। मैं उदास हूं, जल्दी आकर मुझे ले जाओ। एक लम्हे की बात थी जिसको सुनकर तहसीलदार साहब ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया, लेकिन ये बात सारे इलाके में फैल गई कि तहसीलदार साहब से छोटे सरदार की बीवी ने बात की है। सरदार और उसका बेटा जब घर आए तो मुलाजमीन ने यह बात उनके गोश गुजार कर दी। उन्होंने राबिया से पूछा, क्या तुमने तहसीलदार को रोका था जब वो घोड़े पर यहां से गुजर रहा था? जी हाँ, राबिया ने जवाब दिया। तुमने उसको क्या कहा था? मैंने अपने वालिद को पैगाम भिजवाया कि वो आकर मुझको ले जाएं, क्योंकि मैं इस कैद से दिल गिरफ्ता और उदास हूं। सरदार ने तहसीलदार को बुलवाकर पूछा कि तुमने मेरे घर की खातून से क्या बात की थी? तहसीलदार ने भी वही बात दोहरा दी जो राबिया ने कही थी। सरदार साहब को यकीन आ गया कि उनकी बहू का तहसीलदार से कोई ऐसा वैसा मामला नहीं था और उसने महज पैगाम भिजवाने की खातिर उस शख्स से कलाम किया था। ताहम यह भी उनके नज़दीक कम जुर्माना न था। तहसीलदार चूंकि कसूरवार न था, लिहाजा उसको सजा देना बनता न था। उससे और बदनामी हो जाती, लेकिन राबिया के लिए सजा तजवीज़ हो गई। घर की बुजुर्ग खवातीन ने राबिया की सिफारिश में बोलना चाहा तो सरदार ने कहा, मैं जानता हूं राबिया की तहसीलदार से कोई मरासिम नहीं है। पैगाम देने का ये तरीका लेकिन मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। यह बेइज्जती की अलामत है। आज अगर मैंने बहू की इस गलती को दरगुजर कर दिया, कल इस घर की और खवातीन भी गैर मर्दों से बात करने की जसारत कर सकती हैं। इस वाक़े के एक हफ्ते बाद सरदार ने अपने इलाके में मुअज़्ज़िज़ीन में मनादी करा दी कि फलां जगह मेरे डेरे पर जमा हो जाना। मुकर्ररा वक्त पर जब ये लोग जमा हो गए तो राबिया को उनके बीच लाया गया और सबके सामने उसको फर्द जुर्म सुना दी गई और सज़ा पर फौरन अमल दरामद भी करा दिया गया। बाद में नाश को जलाकर उसकी राख पहाड़ी इलाके में बहा दी गई, क्योंकि लोगों के नज़दीक ऐसी औरतों को यही सज़ा होनी चाहिए थी। मामू जब अपने कारोबारी कामों को निपटाकर सरहद से लौटे और राबिया से मिलने गए, वहां उनकी बेटी की बजाय उसकी दर्दनाक दास्तान की बाज़गश्त ही उनको सुनने को मिली। वहां राबिया थी कहां जो उनको मिलती। जहां पूरे इलाके के लोग एक जैसी सोच के हामिल हों, वहां बेचारे मामू उनका क्या बिगाड़ सकते थे। वो रोते रह गए और ममानी तो बेटी की मौत का सुनकर गश खाकर गिर गईं। अब वो कहती थीं कि मैंने दौलतमंद दामाद की लालच में बेटी को कुर्बान कर दिया। मामू ममानी का गम अपनी जगह, लेकिन मैं और सुहेल भी इस वाक़े के सदमे से दहल कर रह गए। आज भी हम इस सदमे को नहीं भुला सके। जब रात के वीराने में यखबस्ता हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो हमको यही महसूस होता है कि वो राबिया की बेगुनाही का मातम कर रही हैं। दोस्तों, याद रखें, बेटी का रिश्ता करते वक्त ये ज़रूर देखें कि वो इंसान भी है या नहीं, क्योंकि दौलत की कोई औकात नहीं। इंसान अच्छा, इज्जत देने वाला और मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।